नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो जैसा कि आज मेरा थंबनेल बता रहा है, आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईयर वाइज, है ना, 2025 में पूछे गए प्रोबेबिलिटी से क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस, है ना। तो यहां से आप लोगों को एग्जाम्स के लिए एक और बूस्ट मिलने वाला है कि अब आप लोगों को चैप्टर वाइज, ईयर वाइज बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करिए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं क्या ही क्वेश्चन पहला पूछा गया था 2025 में। और एक चीज और, मैंने इस सेशन में सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं जो स्टैंडर्ड में पूछे गए हैं और बेसिक्स में पूछे गए हैं, है ना। तो हर लिहाज से ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए जरा, पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes एंड 30 blanks, then the probability of winning a prize। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई। अगर हम टोटल की बात कर लें बच्चों, अगर हम टोटल की बात कर लें तो 10 तो प्राइजेस हैं और 30 ब्लैंक हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 40। जिसमें से फेवरेबल कंडीशन कितनी है, जिसमें से फेवरेबल कंडीशन कितनी है 10 में ही तो प्राइज मिलेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 10/40, यानी कि ये बचेगा बच्चों 1/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1/4 इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो यदि अगर मैंने एक डाई थ्रो करा तो टोटल सैंपल स्पेस जो बनेंगे बच्चों वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से हमारे पास फेवरेबल कंडीशन, है ना, फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, जो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, है ना। तो 36 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। केवल 5 को छोड़ दिया जाए तो फेवरेबल कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ not a factor of 36, not a factor of 36, तो ऐसी एक ही कंडीशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है मजा। इस तरीके से अगर एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन और कर लिए तो फिर तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मजा ही आने वाला है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मैं अभी 2025 के क्वेश्चन लेकर आया हूं इसी तरीके से 2024, 2023, 2022, 2020 तक एटलीस्ट मेरा कराने का पूरा प्लान है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस ईयर वाइज। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। A card is selected at a random from a pack of 52 playing cards. The probability of it being a red face card, है ना। तो हमें ये मालूम है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं भैया, टोटल कार्ड 52, जिसमें से हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास 12, जिसमें से 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं, है ना। तो टोटल रेड फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 6। तो उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, ये हो जाएगा 6/52। और यदि अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 2 3 और 2 26, यानी कि 3/26 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है मजा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताते चलिएगा, है ना। और भी आप लोगों की जो भी डिमांड है, जो कुछ आप लोग पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th मैथ से, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो लीजिए ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, रीजन असर्शन।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1 और रीजन दिया गया फॉर एनी इवेंट ई इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। तो भाई रीजन वाली बात तो मेरे को सही लग रही है, लेकिन अगर 1 से लेकर 20 तक के नंबर हैं और उसमें से एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं 1/20 होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका दूं तो पहले वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में मान लेता हूं ई, है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/20 होगी, ना कि 1 होगी। तो असर्शन तो मेरा फॉल्स है और रीजन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट दिया गया फॉर एनी इवेंट ई इफ p इज इक्वल्स टू 1 देन e इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होने वाला है कि असर्शन जो है वो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। क्लियर है? लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो भैया यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले, यदि अगर दो सिक्के एक साथ फेंके गए तो जो कंडीशंस बनेगी वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये चार कंडीशंस हमारे पास बनेगी। और उन्होंने कहा है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ये आएगा और ये भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। बच्चों जब कभी भी एटलीस्ट की बात हो तो आपको दी गई लिमिट से लेकर मैक्सिमम तक जाना है ना। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वन हेड, तो आप 1 वाले भी लेंगे और 2 वाले भी लेंगे। और अगर उन्होंने बोला होता एटमोस्ट 2 हेड, है ना, तो 2 वाले, एटमोस्ट 2 हेड, उसमें आ जाएंगे 2 वाले, 1 वाले, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते ही पब्लिक। ठीक, तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, assertion A, event E1 getting a number less than 3 and event E2 getting a number greater than 3 are complementary events। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3 से छोटे नंबर, तो 3 से छोटे नंबर 2 ही होते हैं, यानी कि 2/6, ये हो जाएगा 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जहां पर 3 से बड़े नंबर हैं और 3 से बड़े नंबर 3 होते हैं, 4, 5, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तब होते हैं जब उन इवेंट का सम कितना आता है, 1 आता है। P1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जोड़ने पर 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। इफ टू इवेंट्स, तो रीजन वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन E1 और E2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं है, यानी कि असर्शन हमारा अभी भी फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर है? जल्दी से कह दो। इस तरीके से मजाक मजाक में हमारी पढ़ाई होती जाए तो मजा आ जाए। The probability of guessing the correct answer of a certain question is x/12. Probability of correct answer. Probability of correct answer कितनी है? x/12. And if the probability of not guessing the correct answer is 5/6, then find the value of 6. So probability of not correct answer, है ना, not correct answer is equals to, ये कितना दिया गया है हमें, 5/6, है ना। तो क्या मैं इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर निकाल सकता हूं? अरे भैया ऐसे ही तो होता था
कि जब कभी भी हमें किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी मालूम हो तो उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यदि अगर मुझे आंसर करेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो मैं आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए इसको 1 में से माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1/6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास x/12 और 1/6 आपस में बराबर है। 6 से मैंने इसको कैंसिल करा 2, ये 2 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2, और यही है मेरा आंसर। ठीक है, उन्होंने x की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज 12/23, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग। ठीक है, तो चलिए हम यहां से कुछ सपोजिशंस लेते हैं। द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, लेट number of black ball be x and number of red ball b, कितनी ज्यादा है रेड बॉल, 3 ज्यादा है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा x+3। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम, है ना, रेड बॉल के निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि x+3 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हो गई x+3 बराबर कितना है हमारे पास 12/23। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+3 अपॉन 2x+3 इज इक्वल्स टू 12/23। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 23x प्लस 23 3 जा 69 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2x+3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23x प्लस 69, 12 2 जा 24x प्लस 36। चलिए हेरा फेरी करते हैं हम थोड़ी सी। 69 माइनस, हेरा फेरी मतलब ट्रांसपोजिशन है, वैल्यू को इधर लाना उधर लाना। ठीक, तो ये बचेगा हमारे पास 24x माइनस 23x। 9 में से 6 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ पर बचा x बराबर 33। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो कितना आ गया हमारे पास 33, और नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो 3 ज़्यादा थे, यानी कि 33 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 36। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए है, टोटल बॉल जो है वो कितनी हो गई 33 प्लस 36, 33 प्लस 36 ये हो जाएगा 69 बॉल्स। क्लियर है, 33 प्लस 36 69 बॉल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, टोटल बॉल ही पूछी थी ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द गिवन बैग। यस, टोटल बॉल इज 69। क्लियर है, बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर मैं। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आईज and 25% have brown eyes and the remaining have blue eyes, what is the probability that a person selected at random has blue eyes और brown और black eyes। तो चलिए देख लेते हैं कितने परसेंट लोगों की आईज ब्लैक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैक आईज वाले लोग जो हैं वो कितने हैं 65%, और ब्राउन आईज वाले जो लोग हैं वो है 25%, और ब्लू आइज
लाइक ऐश्वर्या राय। ब्लू आईज वाले लोग देखे हैं आपने? आई थिंक ऐश्वर्या राय हैविंग ब्लू आईज, नॉट आईज। ब्लू आईज वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? 10%। ठीक, तो उन्होंने पूछा है हमसे कि यदि अगर रैंडमली सिलेक्शन किया गया तो ब्लू आईज वाले लोग कितने होंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आईज, ब्लू आईज, ये हो जाएगा हमारे पास 10/100 यानी कि 1/n। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और ब्राउन आइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और ब्राउन आइज, तो ये कितने हैं भैया? ब्लैक वाले 65/100 प्लस 25/100, ये हो जाएगा हमारे पास 90/100, ये बचेगा 9/। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करते हैं मन। All face card of spades are removed from a pack of all face card of spade are removed from a pack of 52 playing card and the remaining pack is shuffled. Shuffled मतलब पीस लेना, गड्डी को पीस लेना। And the remaining pack of shuffled well. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card. तो भैया हम ये बात जानते हैं कि टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं गड्डी में? टोटल फेस कार्ड जो होते हैं गड्डी में वो होते हैं 12, और हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड ऑफ स्पेड, टोटल फेस कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के फेस कार्ड कितने हो गए भाई? 3 हो गए, है ना। गड्डी में से 3 कार्ड निकाल दिए आफ्टर रिमूविंग, है ना, आफ्टर रिमूविंग फेस कार्ड ऑफ स्पेड, फेस कार्ड ऑफ स्पेड, रिमेनिंग कार्ड्स आर, remaining cards are कितने बचे? 52 में से हमने 3 फेस कार्ड हटा दिए, ये बचे हमारे पास 49 कार्ड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब रैंडमली हमने एक पत्ता निकाला तो उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई साहब अब हमारे पास गड्डी में 9 फेस कार्ड है और टोटल कार्ड है 49। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बोला गया है एन एस और अ जैक, एन एस और अ जैक। तो भाई साहब एस तो अभी भी 4 है, 4/49, और जैक जो है वो 3 बचे हैं अब, 3/49। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/49 यानी कि 1/7। ये है हमारी रिक्वायर्ड आंसर्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ जाएं आगे। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन? उम्मीद करूं सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। और ऐसा ही अगर हमारा मिशन चलता रहे तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 13 चैप्टर के 5 साल के क्वेश्चंस में करा दूंगा, है ना, भरोसा रखिए मुझे। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया? 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने 3 सिक्के एक साथ उछाले तो जो 8 कंडीशन बनेगी उसका आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं, है ना। लिखो 4 बार हेड और 4 बार टेल, ठीक है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, है ना। बच्चों को अक्सर करके इसमें कंफ्यूजन होता है। फिर 2 बार टेल,
फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ठीक है, ये बन गए हमारे टोटल सैंपल स्पेस। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज के बारे में पूछा गया है कि एग्जैक्टली टू टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टेल्स, टू टेल्स, है ना। तो दो टेल कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, एक तो यहाँ पर आ रहा है ना, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। दो टेल जो हैं वो तीन जगहों पर आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। और जब कभी भी एटलीस्ट की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, एटलीस्ट के केस में हमें, एटलीस्ट के केस में हमें दो हेड, है ना, तो हमें दो हेड वाली तो सारी कंडीशन लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ तीन हेड को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। अक्सर करके प्रोबेबिलिटी में इस वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट और एटमैक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक उदाहरण से समझें आप लोग, है ना। सपोज अगर मान लीजिए कि आप लोग मेले में गए और आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए, है ना, और घर वालों ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा आपको 50 रुपए खर्च करने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए खर्च करने का मतलब क्या था कि 50 से ऊपर नहीं जाना है ना। और 50 से ऊपर ना जाने का मतलब क्या था कि यदि अगर तुम्हारा काम 40 में हो जाए तो अच्छी बात है, 30 में हो जाए तो और अच्छी बात है, 20 में हो जाए तो और अच्छी बात है, और अगर तुम्हें मेले में कुछ भी समझ में ना आए तो तुम पूरा का पूरा 100 का नोट भी घर पर लाकर वापस दे सकते हो। इसका मतलब एटमैक्स के केस में हमें जो दी गई लिमिट थी वहां से लेकर हमें कहां तक जाना है, 0 तक जाना है बच्चों, है ना। और बच्चे अक्सर करके इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यदि अगर उन्होंने कहा कि एट मैक्स 2 हेड, तो आप 2 हेड भी लेंगे, एक हेड भी लेंगे, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी लेंगे, है ना। यहीं पर अगर इसी परिस्थिति को थोड़ा सा उल्टा कर लें बच्चों, और बोला जाए कि घर वालों ने बोला होता कि कम से कम 50 रुपए खर्च करने हैं, तो कम से कम 50 रुपए खर्च करने का मतलब ये है कि 50 तो करने ही करने हैं, अगर कुछ ज्यादा समझ में आ जाए तो 60 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी, और पूरे 100 रुपए भी आप खर्च कर सकते हो। तो एटलीस्ट के केस में आपने क्या करना था कि दी गई लिमिट से लेकर कहां तक जाना था, मैक्सिमम तक जाना था। जैसे कि जब घर वालों ने बोला कि कम से कम 50 रुपए, तो हमारे बजट में 50 भी था, 60 भी था, 70 भी था, 80 भी था, 90 भी था और 100 भी था। तो यहाँ पर भी जब उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारे पास वन हेड, है ना, एटलीस्ट वन हेड उन्होंने कहा, तो एक हेड भी आएगा, दो हेड भी आएंगे और तीन हेड भी आएगा। तो भाई साहब मैंने यहाँ गलत कर दिया है फिर, है ना, मुझे लगा दो हेड था, मैंने इसीलिए इसको ले लिया। जब अगर उन्होंने दो हेड, एटलीस्ट वन हेड की बात करी है, एक हेड तो आएगा ही आएगा, दो हेड भी आएंगे और तीन हेड भी आएंगे भाई साहब, है ना। एटलीस्ट 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 एक हेड में हमारे पास एक हेड भी आएंगे, दो हेड भी आएंगे और तीन हेड भी आएंगे, कम से कम एक हेड, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/6। सी वाले पार्ट पर आते हैं और उसमें पूछा गया है एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड। चलिए देखते हैं, एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड, तो दो हेड वाले, एक हेड वाले और जीरो हेड वाले, है ना। हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन थोड़ी सी ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो हेड, है ना। तो यार एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड भी लेंगे हम,
दो हेड भी लेंगे और तीन हेड भी लेंगे, है ना, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड में हम लोग दो हेड भी लेंगे, एक हेड भी लेंगे और जीरो हेड भी लेंगे, है ना। एट मोस्ट टू हेड, ये भी आएगा, एटमोस्ट टू हेड में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, एक हेड भी आएगा और ये भी आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास कितना होगा, 7/8। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, कम से कम 50 रुपए, तो वहां से लेकर 100 तक, है ना। और ज्यादा से ज्यादा दो हेड में तो दो हेड, एक हेड और जीरो हेड। ठीक, 7/8, 7/8 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में बत्ती जल जाती है, जब भी दो डाइस फेंके गए तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 36, है ना। टोटल कंडीशन जो बनेगी वो कितनी होंगी, 36। फिर उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। तो चलिए, पहले वाले केस में हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 1, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on other die। ठीक, तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ, 2 3 और 2 6, देन फिर इसके बाद 4 3 और 4, ठीक, फिर इसी तरीके से 6 3 और 6 6, है ना। इसका उल्टा भी लिखना पड़ेगा हमें, 3 2 6 2 3 4 3 4 6 4 3 6। तो टोटल कंडीशंस हमारे पास 6 और 5 11। कुछ रिपीट तो नहीं कर दिया है मैंने, कुछ रिपीट तो नहीं कर दिया है मैंने। 2 3 2 6, ठीक है, 4 3 4 6 ये भी सही है, 6 3 और 6 6 ये भी सही है। 3 2 इसका उल्टा, 6 2 6 2, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। ठीक है, 3 4 6 4 एंड 3 3 6 6 4 और 3 6। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से 6 और 5 11 कंडीशंस बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी हमारे पास 11/36। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइजेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इनसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। और साथ ही साथ मुझे 1 4 और 4 1 से भी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 6 और 2 8 कंडीशंस। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/36, यानी कि 4 2 8, 4 9 36, ये इसका आंसर।
बट न जाने क्यों मुझे अभी भी इसमें डाउट लग रहा है वाले में। 2326 4346 636, ठीक है। फिर जब हमने 3 लिया तो केवल एक कंडीशन में आएंगे 66, 32 आएगा, 62 आएगा, 323436 6264, ठीक ठीक ठीक, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, देखें क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। 2 डाइस are thrown at the same time, determine the probability that the difference of the number on the 2 dice is 4, ठीक है। तो 2 डाइस जब फेंके गए, टोटल कंडीशन जो बनेंगी वो कितनी होंगी, 36। टोटल कंडीशन जो बनेगी वो होगी 36। अभी उन्होंने कहा है कि डाइस पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 1 4 1 4, अरे यार 1 3 होना चाहिए यार, क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंस 2 का 1 3 2 4, देन इसके बाद 3 5 4 6, इसी को उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 3 1 4 2 5 3 और 6 4। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी हम इसकी निकालें तो ये हो जाएगा 8/36, यानी कि 4 2 8 4 9 36, 2/9 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कह दो जरा जल्दी से। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है मुझे, अ बैग कंटेन्स सम रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स, 10% of the red balls when added 20% of the blue balls give a total of 24, ठीक है। if 3 times the number of red balls exceeds the number of blue balls by 20, find the number of red balls and blue balls, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या बोला गया, बेहद ध्यान से समझना। सम रेड बॉल एंड ब्लू बॉल्स है ना, तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल बी x एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी y, है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि 10% ऑफ द रेड बॉल, है ना, यानी कि 10x/100 प्लस 20% ऑफ ब्लू बॉल, इसमें ऐड किया तो ये कितना आया 24, है ना। इसको सॉल्व कर लें तो ये बचेगा x/10 प्लस 2x/10 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 240। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। फिर उन्होंने कहा है if 3 times the number of red ball exceeds the number of blue balls by 20, यानी कि 3x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना है 20। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। और इक्वेशन 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 240। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, इसको सेम बनाने के लिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 2y 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यार ब्रो, गलत कर रहे हो गुरु। 240 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40। तो ये ऐड ही करना है, साइन पहले से अपोजिट है तो ऐड कर लेते हैं, तो ये बचेगा 7x इज इक्वल्स टू 240 40
280 x बराबर 280 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको कैंसिल कर लें, ये आ जाएगा 40। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी आ गई हमारे पास 40। उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 240। तो 2x इज इक्वल्स टू 240 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू 100, है ना। यानी कि ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी थी, ब्लू बॉल्स हमारे पास 100 थी, और रेड बॉल्स जो हैं वो हमारे पास 40 थी। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, है क्या सेटिस्फाई पब्लिक? ठीक है, तो ले लें अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है हमें, बस खत्म। तो यहाँ समाप्त होता है बच्चों हमारा ये सेशन। मैंने वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जो स्टैंडर्ड के पेपर में, बेसिक के पेपर में, ऑब्जेक्टिव, रीजन, असर्शन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जितने भी पूछे गए हैं 2025 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि जल्दी मैं अगले चैप्टर्स के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊं। टिल देन बाय बाय एंड लव यू गाइस।